गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना लेसन स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। अपन ने जो चौथा लेसन है कीट नियंत्रण एवं प्रमुख विधियाँ, इसमें कीट नियंत्रण को दो भागों में कीटों के नियंत्रण को विभिन्न प्रकार के कीट अपन ने फसल एवं भंडारण के कीट पढ़े थे पिछले अध्याय में। ठीक है, अब इन कीटों का नियंत्रण की विधियाँ हैं कुछ, वो अपन पढ़ेंगे। जिसमें अपन ने स्टार्ट किया था और पढ़ा था कि कीट नियंत्रण दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक और एक एक कृत्रिम या मनुष्य निर्मित। ठीक है, जिसमें पहली भौतिक नियंत्रण और दूसरा यांत्रिक नियंत्रण हमने पढ़ लिया था। आज अपन शुरू करेंगे कीट नियंत्रण का जो तीसरा प्रकार है, कर्षण नियंत्रण। यानी कर्षण का मतलब होता है खेती। खेती की वे कौन सी क्रियाएं हैं खेती के अंदर, ठीक है, कृषि के अंदर वह कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो देखिए, नाशक कीटों के नियंत्रण के लिए विभिन्न कृषिगत क्रियाओं में उपयुक्त समय पर कुछ परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं कि या तो कीटों की समष्टि कमी हो जाए अथवा विलुप्त हो जाए, उनको कृषिगत या कर्षण नियंत्रण करते हैं। ठीक है, नाशक कीटों के नियंत्रण के लिए, यानी जो फसल को नष्ट करते हैं, उनके नियंत्रण के लिए हम कृषिगत क्रियाओं में उपयुक्त समय पर, कृषिगत क्रियाओं में, खेती में आने वाली, जो काम में आने वाली क्रियाओं में उपयुक्त समय पर, जब सही समय हो, तब इस प्रकार से हम उनमें परिवर्तन करते हैं कि क्या होता है कि या तो जो नाशक कीटों की समष्टि में कमी आती है, उनकी संख्या में कमी आती है, या बिल्कुल नाशक कीट नष्ट हो जाते हैं। यानी हम उपयुक्त समय पर क्या करते हैं, खेती की क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं प्रबंध तकनीक के सभी उपाय आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत अपन क्या क्या करते हैं, उत्पादन एवं यानी उगाने के लिए और प्रबंध के सभी तकनीक के सभी उपाय आते हैं, जिनको किसान क्या करता है, अधिकतम फसल उत्पादकता अथवा खेती की आय बढ़ाने हेतु उपयोग में लेता है। इनमें वे सभी तकनीकें आती हैं। ठीक है, इनमें वे सभी तकनीकें आती हैं जिनको किसान क्या करता है, अपनी फसल में अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए काम में लेता है। ठीक है, कीट नियंत्रण की यह विधि बहुत ही ज़्यादा सरल होती है, बहुत ज़्यादा सरल होती है, क्योंकि खेती में तो किसान वो काम करता ही रहता है, वो क्रियाएं करता ही रहता है, इसलिए वो सस्ती है, बहुत सरल होती है, बहुत सस्ती भी होती है। क्योंकि इसमें सस्ती इसलिए कि एक्स्ट्रा इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। जो तकनीक पड़ी हैं, जो साधन पड़े हैं, उन साधनों से ही उपयुक्त समूह पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, और व्यवहारिक है, क्योंकि व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि लगातार ये चली आ रही है पुराने समय से। दीर्घ प्रभावी और ऐसी क्रियाएं हैं जो लंबे समय तक अपना प्रभाव रखती हैं। कीटनाशियों की अपेक्षा कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के प्रति सुरक्षित है। दूसरी बात यह है कि जो कीटनाशी होते हैं, ठीक है, उनकी अपेक्षा जो उनके प्राकृतिक शत्रु है, जो कीटनाशक हानिकारक कीटों को मारते हैं, उनको खाते हैं, उनके लिए ये सुरक्षित है, क्योंकि ये ऐसी तकनीक है जिससे जो प्राकृतिक शत्रु हैं कीटों के, उनको कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, इन विधियों की सफलता के लिए निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है। अब ये कर्षण नियंत्रण में कुछ विधियां अपन अपनाते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं उनके, तो कर्षण नियंत्रण विधि द्वारा नाशक कीटों का सफलतापूर्वक अपन क्या नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो पारिस्थितिकी ज्ञान होना चाहिए हमें। ठीक है, हमारे खेत के चारों तरफ की परिस्थिति कैसी है, कैसे वन उग रहे हैं, कैसी फसल है, ठीक है, कौन कौन से कीट लगते हैं, ठीक है, वो कीट कैसे फसलों में उगते हैं, कैसे रहते हैं, उनका पोषक पदार्थ क्या है। फसल तथा नाशक कीट के जीवन चक्र के बारे में सही प्रकार से हमें पता होना चाहिए। जो फसल हम बो रहे हैं वो कितने टाइम तक, कितना उसका जीवन चक्र है, कब बोई जाती है, कब उसमें निराई गुड़ाई की जाती है, कब पानी दिया जाता है, ठीक है, कब खाद उर्वरक दिए जाते हैं, और नाशक कीट जो उसमें लगते हैं, उन कीटों का जीवन चक्र क्या है, क्या उनकी कितनी अवस्था है, कितना जीवन काल है, कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा हानिकारक है, कौन सी अवस्था सबसे कम हानिकारक है, सबसे कमज़ोर अवस्था है। ठीक है, ये अपन तो सही जानकारी हमें होना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, नाशक कीट की कमज़ोर अवस्था को पहचानने के संदर्भ में ऋतु जैविकी की जानकारी होनी चाहिए। ऋतु के अनुसार क्या होते हैं नाशक कीट का जो कमज़ोर अवस्था होती है,
ठीक है, ऋतु के अनुसार होती हैं, मौसम के अनुसार। कुछ किसी मौसम में वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि करते हैं और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, किसी में वो सुप्ता अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऋतु में वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, नियंत्रण के उपाय तथा इस हेतु उचित समय का निर्धारण करना। ठीक है, नियंत्रण का उपाय कौन सा है? हमारे अगर फसलों में कोई कीट लग गया जो नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका नियंत्रण का सबसे बेस्ट उपाय कौन सा है और किस समय किया जाना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब कृषिगत क्रियाएं या तो कीटों के प्रजनन शक्ति अथवा वृद्धि को रोकते हैं या पौधों के अंदर कीट अवरोधी गुण उत्पन्न करके कीटों को इनसे दूर रखते हैं। ठीक है, कृषिगत क्रियाएं या तो कीटों के प्रजनन शक्ति अथवा वृद्धि को रोकते हैं। जो कृषिगत क्रियाएं होती है वो क्या करती है? प्रजनन शक्ति, कीटों की जो प्रजनन शक्ति है यानी वो प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, उसको रोकते हैं, या उनकी वृद्धि को ही रोक देते हैं, कीटों की वृद्धि नहीं होने देते हैं, या पौधे के अंदर कीट अवरोधी गुण उत्पन्न करके कीटों को इनसे दूर रखते हैं। तो कृषिगत क्रियाएं क्या करते हैं? पौधों के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न कर देते हैं जिससे वो कीटों से लड़ सके और कीटों को अपने से दूर रख सके। ठीक है, इसको कई भागों में विभाजित किया गया। अब कृषिगत क्रियाओं को कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे देखिए, कीटों के जीवन चक्र, पहला देखिए, फसलों उपरांत जुताई तथा निराई गुड़ाई करना। ठीक है, फसलों के बाद जुताई और निराई गुड़ाई कैसे करते हैं? ठीक है, कीटों के जीवन चक्र पर भूमि की संरचना, उपस्थित नमी, रासायनिक जो संगठन, तापमान तथा अन्य जीवों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जमीन में छिपी हुई कीट की विभिन्न अवस्थाएं जैसे अंडे, लट्टे, प्यूपा इत्यादि बाह्य वातावरण में आ जाती हैं। ठीक है, भूमि की संरचना, उपस्थित नमी, संगठन, तापमान, ये सब पर का इन जीवों पर, अन्य जीवों का इन जीवों पर क्या पड़ता है? कीटों पर अनेक प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ज़मीन के अंदर छिपी हुई अवस्था होती हैं, जैसे कई की अंडे अवस्था वो ज़मीन में होती हैं, कईयों की लट अवस्था वो ज़मीन में होती है, प्यूपा अवस्था ज़मीन में होती है। ठीक है, तो ये सब क्रियाओं से क्या होता है? ये बाहर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें इनके प्राकृतिक शत्रु विशेष तौर पर चिड़िया इत्यादि खाकर मार डालती हैं। ठीक है, बाहर आने के बाद क्या करते हैं कि इनके जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, खास तौर पर जो चिड़िया होती है, वो नष्ट कर देती है इनको। ठीक है, या प्रतिकूल मौसम जैसे तेज धूप अथवा सर्दी के कारण मर जाते हैं। और ज़मीन से बाहर आने के कारण या तो चिड़िया खा जाती हैं, या फिर प्रतिकूल मौसम जैसे कोई तेज धूप पड़े या सर्दी, ज़्यादा सर्दी के कारण क्या हो जाते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। यह विधि भूमिगत नासी कीटों के अतिरिक्त क्या होता है? कटुआ कीट। यह विधि क्या होती है? भूमिगत नासी कीटों के अतिरिक्त कटुआ कीट, कातरा, टिड्डे, फल मक्खी, आम के चूर्णी, मटकोण एवं ककड़ी वर्गीय सब्जियों के लाल रंग के विरुद्ध बहुत ही प्रभावी है। ये जो विधि अपन ने फसलों उपरांत जुताई, निराई, गुड़ाई की बात की है, ये खास तौर पर कातरा, टिड्डी, फल मक्खी, आम के मटकोण, ककड़ी वर्ग के सब्जियों के जो लाल रंग लगते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं, उनको नाश करने में ज़्यादा काम में आती हैं। इसी प्रकार खेतों की मेड़ों पर वर्षा ऋतु से पूर्व यदि हल चला दिया जाए तो टिड्डी की अंडफली को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जो टिड्डी की अंडफली होती है वो वर्षा से पहले, अगर इन पर वर्षा ऋतु से पहले ही अपन इन पर हल चला दिया जाए, ठीक है, तो इनके जो अंडफली होती है, जो ज़मीन के अंदर होती है, वो बाहर आ जाती है और नष्ट हो जाती है। जुताई के समय का निर्धारण इस प्रकार से तय करना चाहिए जिससे नासी कीट के प्राकृतिक शत्रुओं की जातियाँ नष्ट न हो। ठीक है, साथ ही बिना सिंचाई के खेतों की नमी में कमी ना आने पाए। ठीक है, अब देखिए, जुताई के समय का निर्धारण हमें ऐसे करना चाहिए कि प्राकृतिक शत्रुओं का कोई नष्ट ना हो। ठीक है, जो हानिकारक कीट है उनको, जो मारने वाले प्राकृतिक शत्रु हैं, उनके कीट हैं, ठीक है, उनको कोई नष्ट ना हो। और ऐसे समय इस तरीके से करना चाहिए कि भूमि में, ज़मीन के अंदर, खेत में नमी की कमी ना आए। और क्योंकि नमी की कमी आएगी, नमी की कमी आएगी तो हमें पानी देना पड़ेगा, और पानी के साथ पानी वापस देंगे, सिंचाई वापस करेंगे तो वो ज़मीन के अंदर वापस चले जाएंगे। ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करने से कीटों की संख्या में भारी कमी आती है। एक चीज़ और है कि जो खरपतवार होते हैं वो इन कीटों के पोषक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
इसलिए खरपतवारों को नष्ट करते हैं तो कीटों की संख्या में भारी कमी आती ही है। ठीक है, फिर दूसरा है कृषिगत क्रिया में फसल चक्र। फसल चक्र अपन अपना कर क्या कर सकते हैं, कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे, देखिए, यह एक व्यवहारिक तथा प्रभावी नियंत्रण तकनीक है। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक कुल की फसल के बाद दूसरे कुल की फसल को इस प्रकार हेरफेर कर बोना चाहिए। ठीक है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास ना हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र की परिभाषा अगर पूछ ले 1 नंबर में, तो किसी निश्चित क्षेत्र पर क्या करते हैं, एक कुल की फसल के बाद दूसरे कुल की फसल को इस प्रकार हेरफेर कर बोना चाहिए जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो। यानी एक कुल की फसल बोने के बाद दूसरे कुल की फसल हमें इस प्रकार से बोनी चाहिए कि पहले कुल की जो फसल ने जमीन से, मिट्टी से जो पोषक पदार्थ लिए हैं, दूसरे कुल की फसल जो हम बो रहे हैं वो वापस उनकी पूर्ति करते हैं उनमें। ठीक है, तो ये एक चक्र में पहले अलग कुल की, दूसरे फिर अलग कुल की, तीसरी अलग कुल की, फिर से वापस पहले कुल की, इस प्रकार से बोना फसल चक्र कहलाता है, जिससे ना तो फसल की उर्वरा शक्ति को हानि होती है, ना पोषक पदार्थों की कमी होती है। कीट विज्ञान की दृष्टि से फसल चक्र अपनाने से एक कुल की फसल में लगने वाले कीट दूसरे कुल की फसल में नहीं लगते हैं। कीट विज्ञान में कहा गया कि जो फसल चक्र अपनाने से क्या होता है कि एक कुल की फसल के जो कीट होते हैं वो दूसरे कुल की फसल में तो लगेंगे नहीं। ठीक है, जैसे मूंगफली की फसल के साथ दलहनी फसलों के अलावा अन्य फसलों को बोने से पत्ती सुरंग कीट का प्रकोप कम होता है। मूंगफली की फसल के बाद जिनमें क्या लगता है, पत्ती सुरंग कीट लगता है। ठीक है, उसके बाद अपन वापस मूंगफली बोएंगे तो वो तो कीटों के लिए एक मतलब स्वर्ग के जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो तो जिन पौधों पर रहते हैं, जिन पौधों से प्राप्त करते हैं भोजन, अपना पोषक तत्व, पोषक पदार्थ, वही फसल अगर अपन बार बार बोते रहेंगे तो फायदा किन को होगा, उन कीटों को ही होगा। जबकि इसके बजाय अपन करें मूंगफली के बाद क्या करें कि दूसरी कोई फसल बोए अगर, तो फिर क्या होगा, कीटों को वो अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, वो फसल नहीं मिलेगी, पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, उससे अपन नष्ट होने की, कीट ज़्यादा नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा है कर्षण क्रिया में बीज बोने, फसल लगाने व काटने के समय में हेरफेर करना। ठीक है, बीज बोने का समय, फसल लगाने और काटने के समय में अपन हेरफेर करके भी कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे, प्रत्येक कीट के प्रकोप का प्राय एक निश्चित समय होता है जब फसल को उससे अधिक हानि पहुंचती। अब प्रत्येक कीट का एक निश्चित समय होता है जब फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। ठीक है, फसलों की बुआई कीटों के प्रकोप अवस्था को ध्यान में रखते हुए की जाए तो उन्हें बहुत सीमा तक होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। फसल की बुआई अपन किस तरीके से करें कि कीटों का जो सबसे नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था हो वो हमारी बुआई के समय नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो या तो पहले कर दो, ठीक है, जिससे पहले बुआई कर दी तो कीट जब तक नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था में पहुंचेगा तब तक तो हमारी बुआई के बाद फसलें जड़ें पकड़ चुकी होगी और वो उनको, जिससे हमें काफ़ी नुकसान कम होगा। उदाहरण के लिए देखिए, यदि सरसों तथा कपास की अगेती बुआई की जाए तो उन पर एफिड तथा हरा तेला का प्रभाव कम होता है। ठीक है, व गेहूं पर दीमक का प्रकोप कम होता है। अगर सरसों और कपास में अगेती बुआई यानी पहले बुआई करते उनका जो समय है उससे पहले कर दी जाए तो जो हरा तेला और एफिड कीट है उसका काफ़ी प्रकोप कम हो जाता है और गेहूं पर दीमक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी बात जवार की प्रो मक्की का प्रभावशाली नियंत्रण जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुआई कर किया जा सकता है। जो प्रो मक्की होती है जो जवार में होती है, तो जवार को अगर अपन जुलाई के प्रथम सप्ताह में बो दें तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। काफ़ी आलू के बीजों को मिट्टी में थोड़ा गहरा बोने पर आलू का सलब अंडे नहीं दे सकता। आलू के बीजों को अगर अपन क्या करें कि थोड़ा सा जमीन के अंदर गहरा बो दे तो आलू के अंदर लगने वाला जो आलू का सलब होता है, ठीक है, कीट, वो अपने अंडे नहीं दे सकता, क्योंकि ज़मीन के जैसे जैसे अंदर जाते हैं वातावरण में क्या होती है, थोड़ा तापमान बढ़ता जाता है, वो उनके अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह यदि फसल में कटाई फसल के पकते ही कर दी जाए तो उन्हें नासी कीटों से बचाया जा सकता है। जैसे ही फसल पकी हमने कटाई कर दी पूरी, ठीक है, तो अपन कई सारे नासी कीटों से अपन उसको बचा सकते हैं।
जैसे शकरकंद धुन, गोभी कुंडलक, गोभी कृमि, मटर धुन तथा गन्ने के वेदक के विरुद्ध लाभकारी पाई गई है। ठीक है, समय पर अगर पकते ही कटाई कर देते हैं तो ये सब इन कीटों से नुकसान कम हो सकता है या इनके प्रकोप से बचा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग क्या क्या है। जो प्रतिरोधी किस्म है उनका क्या क्या उपयोग है उनकी अपन चर्चा करते हैं। यानी प्रतिरोधी किस्में जो कीटों, जिनमें कीटों से लड़ने की क्षमता होती है, उनका उपयोग करके भी अपन फसल नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर कीट नियंत्रण करना एक ऐसी विधि है जिसके व्यवहार में लाने से कीटों के नियंत्रण में सफलता मिलती है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। यानी हमें कोई दूसरा अन्य क्रिया नहीं करनी पड़ती है। अब बस जो कीट लगते हैं, जैसे गेहूं की फसल में कोई कीट लगता है तो गेहूं की ऐसी किस्म हमने उपयोग में ली जिसमें उस कीट से लड़ने की क्षमता हो। ठीक है, तो इससे तो अब फसल तो वैसे ही उगेगी, हमने कोई अतिरिक्त क्रिया नहीं की है। बस गेहूं का फसल बोते थे, गेहूं की फसल हमने बोई है, लेकिन फसल ऐसी इस बार बोई है जिसमें कीट से लड़ने की क्षमता है। ठीक है, तो क्षमता है तो फिर क्या करेगा, वो कीट से लड़ेगा, कीट को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देगा, तो नुकसान कम होगा। तो ये एक सफलता मिलना, इसमें नियंत्रण में काफ़ी सफलता मिलती है। ठीक है, जिससे और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता, क्योंकि ना तो हम इसमें कोई दवाइयाँ डाल दें, ना हानिकारक चीज़ें कुछ। ठीक है, कुछ क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली अपन बोते थे वैसे ही फसल की बुआई करने के बाद सारी फसल की क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए परपोषी पादप प्रतिरोध वह गुण है जो एक पौधे को कीटों के प्रकोप से बचने, उसे सहन करने अथवा उसके द्वारा होने वाली क्षति से पुनः स्वस्थ हो जाने में समर्थ बनाता है, जबकि उन्हीं परिस्थितियों में इस कीट द्वारा उसी जाति के अन्य पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, देखिए परपोषी पादप प्रतिरोध वह गुण है जिसमें क्या करता है कि एक पौधा अपने आप स्वतः, देखिए कीटों के प्रकोप से बचने में प्रतिरोध गुण क्या है, जो कीटों को के प्रकोप से बचने, उसे सहन करने अथवा उसके द्वारा होने वाली क्षति से पुनः स्वस्थ हो जाने में समर्थ बनाता है। पुनः स्वस्थ हो जाने में क्या बनाता है, समर्थ बनाता है, जबकि उन्हीं परिस्थितियों में इस कीट द्वारा उसी जाति के अन्य पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाता है। जबकि वह कीट क्या करता है, प्रतिरोधी गुण वाली किस्मों के अलावा उसी जाति के अन्य किस्मों पर नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उनमें अन्य किस्मों में उन प्रतिरोध का गुण नहीं होता है, उस कीट से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो यह गुण पौधों में कहाँ से, देखिए यह गुण पौधों में पैतृक जैव रासायनिक अथवा आकृतिक विशेषताओं के कारण आता है। अब ये प्रतिरोध का गुण पौधों में कहाँ से आता है, पैतृक जैव रासायनिक, यानी उनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, जिनसे वो उगा है वो पौधा, उनके परिवर्तन या फिर जो उनकी आकृतिक विशेषताएं होती हैं उनके कारण ये प्रतिरोध का गुण आता है। और इनसे कीटों के व्यवहार तथा उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इनसे क्या होता है, कीटों का व्यवहार और उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं। पादप प्रतिरोध की नाशक कीटों से क्रियाविधि बहुत जटिल है, परंतु इनको 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब पादप प्रतिरोध की नाशक कीटों से क्रियाविधि बहुत ही ज़्यादा जटिल है, परंतु इनको अपन 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे, पहला है सहता, टॉलरेंस, प्रतिजीविता और अवरीयता। ठीक है, पादप प्रतिरोध की नाशक कीटों से क्रियाविधि बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, लेकिन इनको 3 समूहों में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो सहनता, टॉलरेंस, एंटीबायोसिस और अवरीयता, एंटीसेनोसिस। ठीक है, आगे देखिए कर्षण नियंत्रण में अपन जो अगली प्रकार है कि कर्षण नियंत्रण कौन सी क्रिया करके अपन क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए अवशेषों तथा खरपतवारों की सफाई से स्वच्छ कृषि करना। ठीक है, साफ कृषि करना। फसलों की कटाई उपरांत उनके अवशेषों को खेत में ही छोड़ देने से ये कीटों के जनन, शरण तथा प्यूपा छिपने के स्थान के रूप में काम आते हैं। फसल काटने के बाद जो उनके अवशेष बच जाते हैं, पीछे जो भूसान ये सब चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये जो हानिकारक कीट होते हैं उनके जनन करने के लिए, उनकी शरण यानी उनके रहने के लिए, छिपने के लिए के स्थानों के रूप में काम आ जाते हैं। ठीक है, अतः इन्हें नष्ट करना आवश्यक होता है। तो जो अवशेष बचते हैं कटाई के बाद उन्हें भी नष्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। खेतों में छोड़े गए अवशेषों में पलने वाले कीटों में प्राय धान, ठीक है, कपास, गन्ना,
ज्वार, मक्का और बैंगन के प्रमुख कीट है जो इन अवशेषों पे इनके ही अवशेषों पे फसल कटाई के बाद इनके अवशेषों पर पलते हैं। ठीक है, यदि इन अवशेषों को नष्ट कर दिया जाए तो इनमें पल रही वेदक की सूंडियाँ नष्ट हो जाती हैं। इनमें जो अंडे दिए हुए हैं, इनकी लट्टें हैं, ठीक है, वो सब नष्ट हो जाते हैं अगर अपन इन अवशेषों को नष्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कीटों को शरण देने वाले परपोषी पौधों या खरपतवारों आदि को भी नष्ट कर देने से नासी कीटों को पनपने का अवसर नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि कीटों को शरण देने वाले जो परपोषी पौधे होते हैं, जो कीटों को पालते हैं, जिनके ऊपर कीट रहते हैं, और खरपतवार होते हैं, उनको नष्ट करने से अपन क्या कर सकते हैं, नासी कीटों के पनपने का अवसर नहीं मिलता है। नासी कीटों के पनपने का अवसर नहीं मिलता है। आगे देखिए, संतुलित उर्वरक है सिंचाई प्रबंध। संतुलित यहाँ पे नाम आया, आप संतुलित के बारे में सोचिए। यानी जो उर्वरक है और जो सिंचाई की मात्रा है वो संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। उर्वरक ज़्यादा मात्रा में नहीं होने चाहिए। ज़्यादा मात्रा में कहते हैं ना, अति बहुत ज़्यादा खराब होती हैं। किसी चीज़ की अति यानी बहुत ही ज़्यादा, किसी चीज़ के अति बहुत ज़्यादा उपयोग में लेना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे खाना, मिठाई खाना अच्छी बात है, मिठाई आपको अच्छी लगती है, लेकिन अति मिठाई खाना बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। ज़्यादा खा ले तो वो तो अपना पेट खराब करेगा ही, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, कुछ दवाई अपन को जैसे कुछ हमारे लिए लाभदायक चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, लेकिन उनको भी अगर अधिक मात्रा में खाएंगे तो हमें नुकसान ही करेगा, ठीक है। आगे देखिए, तो संतुलित उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंध बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। खेतों में कच्ची गोबर की खाद दीमक को आकर्षित करती है। खेतों में जो कच्ची गोबर की खाद होती है वो दीमक को आकर्षित करती है, यानी उन पर दीमक पनपते हैं। अतः खेतों में सड़ी हुई गोबर खाद प्रयोग में लेनी चाहिए। कच्ची गोबर खाद प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। यानी जो गोबर खाद गाय भैंस ने जैसे ही गोबर दिया अपन ने ले जाकर क्या कर दिया, जाके सीधा का सीधा खेत में डाल दिया, नहीं, पहले उनको अच्छे से सड़ने दो, ठीक है। उस गोबर खाद को क्या अच्छे से सड़ने दो। तो हमें कच्ची गोबर खाद प्रयोग में ना लेकर सड़ी हुई गोबर खाद प्रयोग में लेनी चाहिए। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से गन्ने पर पायरिला का प्रकोप ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन की जो अधिक मात्रा अगर फसल में अपन को अपन देते हैं तो गन्ने पर पायरिला का प्रकोप हो जाता है। पायरिला रोग का प्रकोप होता है गन्ने की फसल पर। और कम रखने से सफ़ेद मक्खी का, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रखें तो गन्ने में पायरिला रोग, और कम रखें तो फिर सफ़ेद मक्खी आ जाती है। अब करें तो करें क्या, तो हमें एक संतुलित मात्रा में ही देना चाहिए। अतः सभी प्रकार के फसलों जैसे गन्ना, कपास, धान, गेहूं, सब्जियां, फलदार वृक्षों में संतुलित पोषक तत्व इन सब में क्या करना चाहिए, हम संतुलित पोषक तत्व। और पोषक तत्व कौन से, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा प्रयोग में लेनी चाहिए। संतुलित मात्रा में, जितनी आवश्यकता है उतनी ही, ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा, ठीक है। अब जिससे क्या होगा, जिससे फसल को तो लाभ पहुंचे लेकिन उनसे नासी कीटों की संख्या में वृद्धि ना हो। जिससे क्या हो कि फसल को तो लाभ पहुंचे कि हम उर्वरक का प्रयोग जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, ठीक है, वो उद्देश्य तो पूरा हो, लेकिन कीटों की ना तो वृद्धि नहीं हो, ठीक है। इसी प्रकार सिंचाई फसलों के लिए आधारभूत आवश्यकता है। इसी प्रकार सिंचाई फसलों के लिए क्या है, आधारभूत आवश्यकता होती हैं, ठीक है। सिंचाई जरूरी होती है फसल की। सिंचाई बिना तो कोई भी फसल उग नहीं सकती, ठीक है। जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहाँ पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहने से फसल का वर्धन अच्छा होता है। जहाँ सिंचाई के अच्छे साधन उपस्थित हैं वहाँ पर अगर अपन समय समय पर खेतों में सिंचाई करते हैं तो वहाँ फसल बहुत बढ़िया उगती है, ठीक है। तथा कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, ठीक है। समय समय पर अपन सिंचाई करते हैं तो कीटों रोगों का प्रकोप भी कम होता है। परंतु आवश्यकता से अधिक सिंचाई व खाद देने पर फसलों पर नासी कीटों व बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। लेकिन अगर अपन आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं व खाद देते हैं, तो क्या होता है, नासी कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतनी सिंचाई करें तब तक तो फायदा होगा। अब आवश्यकता से अधिक, भाई थोड़ी सी ज़रूरत है ना, उससे कई ज़्यादा अपन ने पानी छोड़ दिया कि क्या है, ज़्यादा दे दिया पानी तो बढ़िया ही होगा फसलों के लिए, ज़मीन के अंदर जाएगा, सोख लिया जाएगा, नमी बनी रहेगी। लेकिन उसके साथ क्या क्या होगा, उसके साथ ये भी होगा कि नासी कीटों का जीवन का गुणन होगा, अर्थात नासी कीटों की संख्या में वृद्धि भी बहुत ज़्यादा होगी।
और कई सारी बीमारियां, नमी के कारण कई सारी बीमारियां आती है पौधों में। मिश्रित फसलों की खेती, ठीक है, फसल कर्षण क्रिया में देखिए मिश्रित फसलों की खेती करना। मिश्रित फसलों की खेती करने से एक ही प्रकार के पौधों का फासला दूर दूर हो जाता है। जब अपन मिश्रित फसल, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो गए। एक है अपना फसल चक्र, ठीक है, और एक है मिश्रित फसल। एक है अपना मिश्रित तो देखिए एक है कौन सा अपना, एक तो आता है अपना, देखिए एक आता है अपना फसल चक्र और एक है अपना मिश्रित फसल, ठीक है। फसल चक्र में तो क्या करते हैं, पहले एक फसल बोते हैं अलग कुल की, फिर अलग कुल की दूसरी फसल बोते हैं, ठीक है। तो ये वापस मान लो अगले इसके बाद एक और अलग कुल की फसल बो दी, फिर वापस पहले की, फिर इस प्रकार से ये चक्र चलता, ठीक है। तो ये फसल चक्र होता है। मिश्रित फसल में क्या करते हैं, अपन दो फसलें एक साथ बोते हैं, ठीक है। ये हमारा खेत है, ठीक है। इस खेत में अपन ने देखे यहाँ पर एक कतार में कोई फसल बोई, दूसरी कतार में दूसरी कोई फसल बोई, ठीक है। दूसरी लाइन में दूसरी फसल बोई, फिर बीच में वापस कोई तीसरी फसल बो दी अपन ने, फिर वापस पहली फसल। तो ये जो पहली फसल और पहली फसल की दूसरी लाइन के बीच, ये बीच में जो गैप आ जाता है वो फासला मिश्रित खेती में होता है, ठीक है। तो यही अपन को कहना चाहता है, देखिए मिश्रित फसलों की खेती करने से एक ही प्रकार के फसलों का फासला बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाता है, फासला बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है और उनके बीच में स्थित दूसरी फसलों के पौधे क्रमशः एक दूसरे के नासी कीटों को रुकावट पैदा करते हैं। उनके बीच में स्थित जो नासी कीटों का रुकावट पैदा करते हैं, यानी जो नासी कीट होते हैं, मान लो इस कतार में लग गए हैं लेकिन बीच में दूसरी किस्म की फसलें और वापस इसके सेम इस फसल वाली कतार यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर तो लग जाएंगे लेकिन यहाँ से पार करके वापस इसमें नहीं जा पाएंगे, ठीक है। दोनों ही प्रकार की फसलों के पौधे अधिक ग्रसन से बच जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये कीट एक फैलते नहीं हैं, ठीक है। गेहूं, चना और सरसों की मिश्रित बुआई से दीमक, चने की लट तथा माऊ का क्रमशः उनके परपोषी फसलों पर प्रकोप कम होता है, ठीक है। तथा जवार और बाजरा साथ साथ बोने से जवार तना वेदक का प्रकोप भी कम होता है। जवार बाजरा अपन साथ साथ बोते हैं तो जवार में जो जवार वेदक होता है, तना वेदक, जवार का तना वेदक, उसका प्रकोप कम हो जाता है। फिर देखिए फंदा फसल। फंदा फसल की चर्चा करें। फंदा फसल क्या होता है, देखिए इस प्रकार की फसलों को उन्हें पूर्व फसल अथवा एकांतर फसल के रूप में नासी कीटों को आकर्षित करने हेतु बुआई की जाती है। इस प्रकार की फसलों को अपन क्या करते हैं, उन्हें पूर्व फसल अथवा एकांतर फसल के रूप में नासी कीटों को आकर्षित करने हेतु बुआई की जाती है। यानी क्या करते हैं, इस प्रकार की फसलों को अपन क्या करते हैं, उन्हें पूर्व फसल या एकांतर फसल के रूप में नासी कीटों को आकर्षित करने हेतु बुआई की जाती है, ठीक है। अर्थात अपन ऐसी फसल बोते हैं, ठीक है, यानी हमारी जो ओरिजिनल फसल है, ठीक है, मेन फसल है, मुख्य फसल, उससे पहले अपन ऐसी फसल बोते हैं जो क्या करते हैं, जिससे कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए पहले एक ऐसी फसल बोई जाती है, ठीक है, जो कीटों को आकर्षित कर। अब आकर्षित करने के बाद क्या करेंगे, आपको भी पता है, जिससे कि उन पर लगने वाले कीटों को नासी कीटों द्वारा नष्ट कर दिया जाए। जिससे वो कीट आते हैं और उन पर लगते हैं फसलों पर, फिर उन कीटों को क्या करते हैं, जो उनके प्राकृतिक शत्रु होते हैं वो उनको आकर नष्ट कर देते हैं। ये खेतों के लगभग 5% भाग में लगाई जाती है। ये पूरे खेत में नहीं लगाई जाती, ठीक है। खेत है तो खेत के एक हिस्से में लगाई जाती है, 5% भाग में लगाई जाती है, ठीक है। जिससे कीटनाशियों का प्रभाव उनके प्राकृतिक शत्रुओं पर नहीं पड़ता है, ठीक है।
ठीक है, एक ही जगह लगाई जाती है। तो जैसे ये पूरा अपना खेत है, उसके अपन एक छोटे से भाग में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे नासी कीट यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनके प्राकृतिक शत्रु आकर इनको नष्ट कर देते हैं। जैसे एक जगह आएंगे तो वो थोड़ी संख्या में होंगे, तो प्राकृतिक शत्रु इन्हें नष्ट कर देंगे, जिससे कीटनाशियों का प्रभाव उनके प्राकृतिक शत्रुओं पर नहीं पड़ता है। कीटनाश उदाहरणार्थ पत्ता गोभी एवं फूल गोभी की फसल अपन जब बोते हैं, तो यह फसल बोने के 15 दिन पूर्व इसमें कुछ कतारों में सरसों की बुआई कर देने से गोभी वर्गीय फसलों के नासी कीटी सरसों पर आक्रमण करते हैं तथा गोभी की फसल पर कीटों का ग्रसन अपेक्षाकृत बहुत ही कम हो जाता है। जैसे अपन पत्ता गोभी या फूल गोभी की अगर फसल बोते हैं, तो उससे 15 दिन पहले क्या करते हैं, अपन सरसों की बुआई कर देते हैं। कुछ कतारों में, पूरे खेत में नहीं, थोड़ी सी कतारों में अपन क्या करते हैं, सरसों की बुआई कर देते हैं, जिससे जो गोभी वर्गीय फसलों के नासी कीट होते हैं वो सरसों पर आक्रमण करते हैं, यानी सरसों पर आ जाते हैं, ठीक है। उनको खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब वो गोभी वर्गीय कीट होते हैं सरसों पर आक्रमण करते हैं, तो क्या होता है, गोभी की फसल पर कीटों का ग्रसन अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यहाँ वो सरसों को खाते हैं, सरसों की फसल पर रहते हैं, फिर गोभी को लगते नहीं है, ठीक है। जिससे गोभी पर हानिकारक प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। कद्दू और खरबूजों के खेतों के चारों ओर मक्के की कुछ कतार लगाने से फल मक्की, जो कद्दू वर्गीय फसलों की प्रमुख नासी कीट है, यह मक्की कद्दू की बजाय मक्का की तरफ आकर्षित हो जाती है। जैसे कद्दू और खरबूजों के खेतों के चारों ओर मक्के की कुछ कतार लगा दी जाए अपन ने, ठीक है। यानी बीच में फसल बोई हुई है, लेकिन उससे पहले उसके चारों तरफ अपन ने क्या, मक्के की कतार लगा दी है। तो जो फल मक्की होती है वो कद्दू वर्गीय फसलों की प्रमुख नासिक कीट है, ठीक है। वो मक्की कद्दू की बजाय मक्का की तरफ आकर्षित हो जाती है और कद्दू को नुकसान कम पहुंचाती है, ठीक है। कर्षण क्रिया में अगली देखो, लास्ट कर्षण क्रिया की लास्ट जो पर क्रिया है वो क्या है, छांगना तथा दूर दूर लगाना, ठीक है। छांगना और दूर दूर लगाना, यह भी एक बहुत ही प्रभावी क्रिया है। अब क्या होता है देखें, सघन पौधों पर नासी कीटों का प्रकोप अधिक होता है, चाहे वो फसल हो या फल वृक्ष। यानी सघन वृक्ष पौधे मतलब जो पौधे पास पास लगे होते हैं, ठीक है, उन पर नासी कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि फैलती ज़्यादा है, पास पास लगी है, तो यहाँ से एक पौधे से दूसरे तीसरे चौथे में बहुत ज़्यादा आसानी से फैल सकती है। फिर चाहे वो फसल हो या चाहे बड़े बड़े वृक्ष लगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पास पास है, सघन में है, सघन रूप से लगे हुए हैं, तो नुकसान पहुँचाएगी बहुत ज़्यादा। आम के पुराने बगीचे में जहाँ पर वृक्ष बहुत घने हो जाते हैं, उन पर आम के फुदके का प्रकोप ज़्यादा होता है। आम का जो पुराना बगीचा होता है, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे वृक्ष बढ़ते जाते हैं उनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, जिससे वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, उनकी टहनियाँ पास आने लगती हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सघन हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वृक्ष घने हो जाते हैं और आम के जो फुदके का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो एक आम के पौधे से दूसरे आम के पौधे में सरलता से जा सकता है। यदि आम की टहनियों को काट कर छितरा कर दिया जाए तो इस नासी कीट का ग्रसन भी कम हो जाता है और फल स्वस्थ लगते हैं। अगर अपन आम की टहनियों को कुछ टहनियों को काट दें और जिससे उनकी टहनियाँ कम हो जाए और वृक्ष कम घना हो जाए, तब अपन क्या हो जाता है, ये फल स्वस्थ हो जाते हैं और इसका प्रकोप भी कम हो जाता है। इसी प्रकार जब चरी जो फसल है घनी बोई जाती है, तो उस पर पर्वोवेदकों का प्रकोप अधिक होता है। चरी को अगर अपन घनी बोते हैं, यानी बहुत ही सघनता से बोते हैं, पास पास बोते हैं, ठीक है, तो प्रोवेदक यानी जो तना वायवीय भाग, प्रो यानी जो पौधे का वायवीय भाग को वेदने वाले जो कीट होते हैं, उनका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अतः जब पौधे दूर दूर लगाए जाए तो पौधे स्वस्थ तथा मोटे रहते हैं। अब क्या होता है, पौधे अगर दूर दूर लगाते हैं तो स्वस्थ तथा मोटे रहते हैं। जैसे एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा, तो इसमें जो कीट लगा है वो अब किसी भी प्रकार से यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है। तो यहाँ दूसरे पौधे पर नहीं पहुँच सकता है, तो क्या होता है, जिससे पौधे वो स्वस्थ होते हैं और मोटे रहते हैं, ठीक है। तथा कीटों का घर्षण भी इनमें क्या होता है, कम होता है। इनमें कीटों का घर्षण भी कम होता है, ठीक है। फिर अगला है रासायनिक नियंत्रण। दवाइयाँ कौन कौन सी, कीटों के नियंत्रण के लिए कौन सी दवाइयाँ काम में ली जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन ने कर्षण नियंत्रण के अंदर कम से कम 10 से 12 प्रकार की क्रियाएँ पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आने वाली क्लास में अपन रासायनिक नियंत्रण पढ़ेंगे, जिसमें देखिए नीचे मैं आपको बता दूं क्या क्या आएगा,
कीटनाशी, बरुतीनाशी, सूत्रकृमिनाशी, कृंतकनाशी, ये मोलस्कनाशी, कवकनाशी, जीवाणुनाशी, शाकनाशी, खरपतवारनाशी आदि कई प्रकार की दवाइयाँ आएगी जो इन पर इनका नाश करती है। उनका छिड़काव करना, ठीक है, वो रासायनिक नियंत्रण में आता है, जो अपन अच्छे से आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।